नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर से। जहां आपको बता दें कि गोरखपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि गोरखपुर से आ रही है, जहां पर गोरखपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई और निर्माणाधीन परियोजनाओं को लेकर ये बैठक की गई। और वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और इस दौरान निर्माणाधीन अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और वहीं निर्माणाधीन परियोजनाओं को लेकर ये बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और इस दौरान आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा समीक्षा बैठक ली गई और वहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए और वहीं निर्माणाधीन कार्यों का जायजा भी लिया गया। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक के दौरान कई अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की गई और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। भोपाल में लिंक रोड नंबर 3 पत्रकार कॉलोनी तिराहे पर बना बाबा मीडिया हाउस से जुड़े सभी जातियों के पत्रकार भाइयों ने इंसानियत का परिचय दिया। उन्होंने जात पात हिंदू मुस्लिम धर्मों के विवाद को नजरअंदाज करते हुए मानवता की मिसाल कायम की जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। और वहीं मीडिया हाउस के संचालक पत्रकार मोइन खान ने कल उनके कार्यालय में भगवान श्री राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त पवन पुत्र हनुमान की जयंती बड़े ही उल्लास से सम्मान पूर्वक मनाई गई है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई नारे का साफ और सच्चा इंसानियत का रूप देखने को मिला है। और वैसे भी देश का चौथा स्तंभ मीडिया धर्म और जात पात से ऊपर उठकर मानवता समाज सेवा का प्रतीक होता है और जिसे पत्रकार मोइन खान के कई मुस्लिम पत्रकार साथियों ने यह साबित कर दिया। और चौथा स्तंभ हर वर्ग हर धर्म से ऊपर उठकर देश की एक बुलंद आवाज भी है। और वहीं इसी बीच एक अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे कि अयोध्या से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि राम मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां पर राम मंदिर के साथ नव्य अयोध्या की तैयारी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि अयोध्या से है, जहां पर अयोध्या में अब 80 देशों के अतिथि गृह बनेंगे और वहीं अयोध्या में सनातन संस्कृति केंद्र भी बनाया जाएगा। विकास के लिए करीब 2 एकड़ भूमि का प्रस्ताव दिया गया और सीएम योगी के निर्देश पर अब काम तेजी से किया जा रहा है। इस वक्त ये अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अयोध्या में सनातन संस्कृति केंद्र भी बनाए जाएंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब काम भी तेजी से कर दिया गया और विकास के लिए करीब 2 एकड़ भूमि का प्रस्ताव दिया गया। इस वक्त की अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब काम में भी तेजी लाई गई है। अयोध्या से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राम मंदिर के साथ नया भव्य आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर के साथ नव्य अयोध्या की भी अब तैयारी कर ली गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब काम में तेजी भी लाई जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में 80 देशों के अतिथि गृह भी बनेंगे, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दे दिए और अयोध्या में सनातन संस्कृति केंद्र भी बनाए जाएंगे और विकास के लिए करीब 2 एकड़ भूमि का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। और वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में एक नया खुलासा भी हुआ और हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने गोली भी चलाई थी जो एक एएसआई को लगी और वहीं बताया जा रहा है कि ये गोली असलम नाम के शख्स ने चलाई थी और जिससे पिस्तौल भी बरामद की गई है। और वहीं आपको बता दें कि कल हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की गई थी और इस हिंसा में करीब 8 पुलिसकर्मियों समेत करीब 9 लोग घायल भी हुए और इस हिंसा के आरोप में असलम समेत अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और वहीं एफआईआर की जो कॉपी है उसके मुताबिक जब शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक आदमी अपने 4-5 साथियों के साथ वहां पहुंचा और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा और इसके बाद ही विवाद बढ़ गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई।
और वहीं आपको बता दें कि जिन 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें अंसार भी शामिल है। और वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार अंसार पर पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। और वहीं एफआईआर में लिखा गया है कि शोभा यात्रा शांतिपूर्ण निकाली जाई थी और बहस के बाद उस पर पथराव किया गया और पथराव दोनों तरफ से हुआ। और वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि एफआईआर में क्या कुछ लिखा गया है और क्या कुछ कहा गया, आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। और वहीं आपको बता दें कि एफआईआर में क्या लिखा हुआ है कि शाम 6 बजे शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के जामा मस्जिद पहुंची, जिसके बाद अंसार नाम का आदमी 4 से 5 साथियों के साथ शोभा यात्रा के पास पहुंचा। और वहीं अंसार ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस की, जिसके बाद झगड़ा बढ़ गया और वहीं पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। इसके बाद आपको बता दें कि हिंसा काबू करने के लिए करीब 40 से 50 आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और वहीं आपको बता दें कि भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी को ये गोली लगी और गोली लगने से एसआई मेदा लाल जख्मी हो गए। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि फायरिंग पथराव कर सांप्रदायिक दंगा किया गया। ये एफआईआर में जो लिखा हुआ है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि शाम 6 बजे शोभा यात्रा जहांगीरपुरी से निकली और वहीं अंसार नाम का आदमी 4 से 5 साथियों के साथ शोभा यात्रा के पास पहुंचा और अंसार ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस की, जिसके बाद ये झगड़ा बढ़ गया और वहीं पत्थरबाजी की जो घटना थी वो शुरू हो गई। और इसके बाद हिंसा काबू करने के लिए करीब 40 से 50 आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और वहीं भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई और फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया और गोली लगने से एसआई मेदा लाल जख्मी हो गए। और वहीं आपको बता दें कि फायरिंग पथराव का सांप्रदायिक ये दंगा किया गया, ये सब एफआईआर में लिखा गया है। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर हुए दंगों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया और शिवसेना के नेता संजय राउत ने इसे लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और वहीं प्रधानमंत्री से सामने आकर मन की बात बोलने को कहा है। और शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि देश की हालत और माहौल राजनीतिक फायदे के लिए खराब करने जा रहे हैं और वहीं ये देश के लिए ठीक नहीं है और इससे पहले कभी भी रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूस पर हमला नहीं हुआ है और जुलूस निकालना लोगों का हक है और ये हमले प्रायोजित है और राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। और संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जनता को भटकाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चलेगा, राम मंदिर भी नहीं चलेगा, इस समय देश में शांति भंग करने का काम चल रहा है। और वहीं कल महाराष्ट्र में भी शांति भंग करने की कोशिश की गई, हालांकि महाराष्ट्र में ऐसा करने वालों को सफलता नहीं मिली। और वहीं संजय राउत ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि देश में माहौल बिगड़ रहा है और इसे लेकर देश के 13 दलों की ने चिंता जाहिर की है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर मौन है और उन्होंने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा और देश के प्रधानमंत्री को भी इस पर कुछ बोलना चाहिए और उन्हें लोगों के सामने आकर इस पर भी मन की बात बोलनी चाहिए। वहीं माल और सेवा कर परिषद की अगले महीने होने वाली बैठक में 5% की कर स्लैब को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। और वहीं सूत्रों ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इसके स्थान पर कुछ अधिक खपत वाले उत्पादकों को 3% और शेष को 8% के स्लैब में डाला जा सकता है। और ज़्यादातर राज्य राजस्व बढ़ाने को लेकर एक राय रखते हैं और वहीं जिससे उन्हें मुआवजे के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़े। फिलहाल जीएसटी में 5, 12, 18, 28% के 4 कर स्लैब हैं और इसके अलावा सोने और स्वर्ण आभूषणों पर 3% कर लगता है। और इसके अतिरिक्त कुछ बिना ब्रांड और बिना पैकेजिंग वाले उत्पाद हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता। और वहीं सूत्रों ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए परिषद कुछ गैर खाद्य वस्तुओं को 3% स्लैब में लाकर छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में कटौती करने का निर्णय भी ले सकती है। और वहीं सूत्रों ने यह भी कहा कि 5% स्लैब को बढ़ाकर 7 या 8 या 9% करने की चर्चा भी जारी है और इस पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा। और केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल है। और परिषद ने पिछले साल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में राज्यों के मंत्रियों की एक समिति गठित भी की थी जो कर दरों को तर्कसंगत बनाकर और कर ढांचे में विसंगतियों को दूर करके राजस्व बढ़ाने के तरीके सुझाएगी।
और वही मंत्रियों का समूह अगले महीने की शुरुआत में अपनी सिफारिशें भी दे सकता है। और जीएसटी परिषद की अगली बैठक मई के बीच में होने की संभावना जताई गई, जिसमें मंत्री समूह की सिफारिशों को रखा जा सकता है। और वहीं कानपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त कानपुर की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यातायात विभाग की वरुण धवन पर कार्रवाई की गई। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर वरुण धवन का यातायात विभाग ने चालान काटा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वरुण धवन बाइक चला रहे थे, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है। वहीं आपको बता दें कि उन्नाव निवासी प्रमोद के नाम रजिस्टर है ये बाइक नंबर, जिसके बाद अब वरुण धवन को यातायात विभाग जारी करेगा नोटिस। और वहीं फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वरुण धवन बाइक चला रहे थे, जिसके बाद अब उन पर कार्रवाई की गई है। और वहीं आपको बता दें कि उन्नाव निवासी प्रमोद के नाम रजिस्टर है ये बाइक का नंबर, जिसके बाद अब वरुण धवन को यातायात विभाग नोटिस जारी करेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि काफी समय पहले बाइक मालिक ने बेची थी ये बाइक, जिसके बाद अब ये कार्रवाई सामने आ रही है। और वहीं काफी समय पहले जो बाइक मालिक था उसने बाइक बेच दी थी, जिसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है, जहां पर फर्जी नंबर प्लेट को लेकर अभिनेता वरुण धवन पर कार्रवाई की गई है। और यातायात विभाग की तरफ से वरुण धवन पर यह कार्रवाई की गई है। इस वक्त ये कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर वरुण धवन का यातायात विभाग ने चालान किया है। और वहीं आपको बता दें कि फर्जी नंबर प्लेट को लेकर ये चालान किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वरुण धवन बाइक चला रहे थे, जिसके बाद और वहीं आपको बता दें कि उन्नाव निवासी प्रमोद के नाम रजिस्टर है ये बाइक का नंबर, जिसके बाद उन्होंने आपको बता दें कि वरुण धवन को यातायात विभाग ने नोटिस भी जारी करेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो बाइक का मालिक है उसने काफ़ी समय पहले बाइक बेच दी थी, जिसका नंबर प्लेट वरुण धवन की बाइक पर लगा हुआ दिखा है, जिसके बाद यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है। और वहीं दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में आग लग गई है। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर ही मौजूद है। और वहीं दमकल विभाग के अधिकारी का कहना है कि सिनेमा हॉल के अंदर पड़े कूड़े और फर्नीचर में आग लग गई है। और सिनेमा हॉल ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है। और इस सिनेमा हॉल में इससे पहले 1997 में भी एक बार आग लगी थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और वहीं इस त्रासदी के बाद इसे बंद कर दिया गया था। और वहीं आपको बता दें कि आग के कारण थिएटर के बालकोनी और उसके अलावा एक फर्श प्रभावित भी हुआ था। और दिल्ली दमकल सेवा के निदेशक अतुल गर्ग के हवाले से ये बताया गया कि मौके पर दमकल की 9 गाड़ियां भेजी गई। और उन्होंने ये भी बताया कि सुबह 4:46 पर आग लगने की सूचना मिली थी और करीब 7:20 पर इस आग पर काबू पा लिया गया था। और वहीं अब खबर बरेली से है, जहां पर बरेली में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। और वहीं ताजा मामला बरेली के मीरगंज रामपुर रोड का है, जहां पर तेज रफ्तार टैंकर ने 2 बाइक सवार युवकों को कुचल दिया है, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और वहीं अभी तक दोनों युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। और वहीं दुनिया के सबसे रईस आदमी एलन मस्क अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। और पिछले कुछ दिनों से ट्विटर के कारण वो लगातार चर्चा में हैं। और हालांकि इस बार वो खबरों में ट्विटर डील को लेकर नहीं, बल्कि 2018 में किए गए एक ट्वीट को लेकर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो टेस्ला को प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं और इसके लिए उनके पास पर्याप्त धन की व्यवस्था भी हो गई है। और इसे लेकर कुछ निवेशकों ने याचिका दायर की थी और अब जज ने टेस्ला के उस दावों को झूठा और भ्रामक माना है। और इसके अलावा आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात एक वादी ने अदालत में एक याचिका दाखिल की थी और वादी ने मामले के प्रभारी संघीय न्यायाधीश एडवर्ड चेन से मस्क को सार्वजनिक रूप से ये कहने से रोकने का आदेश देने के लिए भी कहा कि उन्होंने टेस्ला को बायर से $420 शेयर खरीदकर इस कंपनी को निजी बनाने को फंड की व्यवस्था कर ली थी। और वहीं शेयर धारकों ने टेस्ला पर 7 अगस्त 2018 के ट्वीट के मद्देनजर शेयर बाजार के नुकसान पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया। और वहीं एलन मस्क ने इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले कहा था कि वो उस समय सऊदी अरब के सोवन वेल्थ फंड के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्हें विश्वास था कि वो एक सौदे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन कभी किसी समझौते की घोषणा नहीं की गई।